हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने इनकम डिटर्मिनेशन का एडी एंड एएस अप्रोच कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि इस टॉपिक का दूसरा अप्रोच है, ये भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन 100% बनता ही है और दोनों ही लगभग सिमिलर है। तो हमने एडी और एएस अप्रोच जो किया था स्टूडेंट्स, उससे ही लगभग सिमिलर यही है, तो उसी के टॉपिक्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। अब आपको पता ही है स्टूडेंट, जो सेविंग होता है वो एग्रीगेट सप्लाई का एक पार्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स कि एग्रीगेट सप्लाई में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कंजम्पशन आता है और एक सेविंग आती है। और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट होता है, सी प्लस आई। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ए एस इज इक्वल टू ए डी तो हमने सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर अब हम एस और आई सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सी और सी तो हमेशा बराबर ही रहेगा दोनों में। सी और सी तो कॉमन सी चीज़ है, तो वो तो बदलता नहीं है। तो हालांकि बदलता है, लेकिन कंजम्पशन दोनों का ही बेसिकली हम सेम मान के चलते हैं। तो इसको अगर मैं हटा दूं, तो ए एस और ए डी में जो भी बदलाव हुआ होगा स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से हुआ होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी लगभग सेम ही माना जाता है, बस थोड़ा समझने का तरीका अलग होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट मतलब अब जैसे कि लोग सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर दें। ठीक है, मान लेते हैं नेशनल इनकम में उन्होंने कमाई की और वो घर ले गए। अब वो दो काम करते हैं, या तो कंज्यूम करना शुरू करते हैं या सेव करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने मान लेते हैं सेविंग करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कंज्यूम करना कम कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर होंगी। अब यहाँ पे सेविंग जब ज़्यादा हो गई है तो सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब ऐसे में कंपनीज के पास जो है डिमांड कम आएगी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है वो बचा रहेगा, है ना। लोगों ने तो सेविंग बढ़ा दी है, इसका मतलब खर्च कम कर रहे हैं। तो कंपनी का जितना भी स्टॉक है वो ज़्यादातर वेस्ट हो जाएगा, या उनके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कंपनीज करती है, फर्म्स करती हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। तो जैसे जैसे वो कम करते रहेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। उसी तरह दूसरा केस बनता है, जब सेविंग जो है वो कम होने लग जाती है, इसका मतलब लोग खर्चा ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो जब खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसके इक्वल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ये बस इतना ही टॉपिक है जो पूरे में समझना है हमको। ठीक है, तो एडी और एएस का अप्रोच सेविंग और इन्वेस्टमेंट से लगभग मिलता है। तो शुरू करते हैं। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो जब स्टूडेंट्स एस इज इक्वल टू आई आ जाएगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। इन शॉर्ट, इक्विलिब्रियम इज व्हेन एस इज इक्वल टू आई। अब जल्दी से इसका एक शेड्यूल भी कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही शेड्यूल है जो हमने एडी और एएस में यहाँ पे यूज़ किया था। इनकम 100 के गैप में बढ़ रही है, कंजम्पशन 40 से शुरू होकर 80 के गैप से बढ़ रही है, और सेविंग इन दोनों को माइनस करके आता है। इन्वेस्टमेंट हमको ऑटोनॉमस लेना होता है, मतलब एक ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चलेगी। इसका इनकम के बढ़ने या कम होने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो कंपैरिजन है वो किस तरीके से हुआ है। तो पहले 4 कॉलम्स में अगर आप यहाँ पे देखें, पहले 4 रोज में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। आप देख सकते हैं सेविंग जो है, सॉरी सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए -40 सेविंग थी और इन्वेस्टमेंट 40 थी, तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कंपैरिजन है वो चल रहा है। नीचे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है स्टूडेंट। देखिए सेविंग ज़्यादा होने लग गई है, और इन्वेस्टमेंट जो है कंपनीज कम कर रही हैं। तो ऐसे केस में भी यहाँ पर सेविंग जो है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, एडी और एएस भी इसी लेवल पे ही इक्वल आ रहा था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इसी लेवल पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस टेबल को आपको इस तरह से समझ लेना है। अब ऊपर का जो केस है उसमें सेविंग कम है, इसका मतलब लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी।
तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी बढ़ते बढ़ते, जब सेविंग जो है 40 और इन्वेस्टमेंट बराबर आ जाएंगे, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस केस में सेविंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि लोग खर्चा कम कर रहे हैं, तो कंपनीज जो हैं वो कम इन्वेस्ट करेंगी ताकि उनका जो स्टॉक है वो बिक सके। जो बचा हुआ स्टॉक है, हो सकता है वो कुछ लोगों को नौकरी से भी निकालें इस चक्कर में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स देखिए, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इकॉनमी के लिए अगर आप देश के बारे में सोचते हैं तो आपको खर्चीला बनना चाहिए। मतलब जहाँ पर आप खर्चा ज़्यादा करते हैं तो होता क्या है कि किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, कोई लेबर काम कर रहा होगा जो कि आपके खर्चे को पूरा करेगा, है ना? तो स्टूडेंट्स इसीलिए कहा जाता है कि खर्च करने चाहिए पैसे, लेकिन हाँ, ज़रूरी कामों में ही खर्च करने चाहिए। और आपको ऐसा कोई काम में पैसे बचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इकॉनमी जो है वो अच्छी काम करती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से, अब जो लोग सेव ज़्यादा करने की सोचते हैं, बोलते हैं कि सारा पैसा हम बचा लेंगे। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर एक इंडिविजुअल के लिए तो चलिए सही है, ठीक है? हो सकता है कि उसके पैसे बच जाएँ। लेकिन अगर सभी इंडिविजुअल्स ऐसा करने लग गए, तो देश की जो इकॉनमी है वो कहीं न कहीं डाउन हो जाती है, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेविंग अगर ज़्यादा होती है, तो कंपनीज़ जो हैं उनको लॉस होने लगता है, वो इन्वेस्ट उतना नहीं करती हैं फिर, और धीरे-धीरे जो बिज़नेसेस हैं, वो कम होते चले जाते हैं। इतना क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो जब भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक कर्व भी कर लेते हैं जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व है। और ये वाला जो कर्व है स्टूडेंट्स, ये एडी और एएस वाले कर्व से ही बना है। कैसे? लास्ट टाइम हमने ये वाला पार्ट किया था स्टूडेंट्स, ये वाला कर्व आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था एडी वाली जो लाइन है वो यहाँ ऊपर से शुरू होती है और एएस 45 डिग्री पे जाती है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, आपको यहाँ पे नीचे वाई, ये एक्स एक्सिस पे इसको गिराना है। तो ये ओ वाई जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है इनकम का लेवल। जितनी इनकम हो रही है, मतलब जितना सामान बन रहा है, वो ओ वाई बनाना है, तभी आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स कैसे गए हैं देखिए, यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के कर्व्स भी अभी तक देखे हैं, हमने पहले की क्लासेस में करे हैं जब हम लास्ट चैप्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट का कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट बदलती नहीं है, तो इसीलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है स्टूडेंट्स। सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है, क्योंकि ये वाला जो गैप है स्टूडेंट्स, ये गैप कौन सा है? इस गैप को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है? तो कंजम्पशन ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जब होती है तो सेविंग तो नेगेटिव हो गई ना, इसी में से तो निकाल के खर्च कर रहा होगा क्योंकि कमा तो बिल्कुल नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, ये नीचे से आपको यहाँ पे कट करते हुए इक्विलिब्रियम पे, फिर आपको ये यहाँ तक जाना होता है। तो इस डायग्राम को बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो आपको क्या करना है, ये वाला जो इन्वेस्टमेंट कर्व है जब आप बना लेंगे, तो ऊपर से जो ये लाइन आ रही होगी, ये ज़रूर, ये दोनों लाइंस है ना एक दूसरे को काट रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको इसका गैप कितना बड़ा लेना है? इसका गैप आपको उतना ही बड़ा लेना है जितना ऊपर गैप था कंजम्पशन में, ठीक है? जितना गैप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसको नाप के यहाँ पर भी उतना ही गैप लीजिएगा आप। तो इससे क्या होता है कि ये एक पॉइंट मिल जाता है आपको, और एक पॉइंट ये वाला मिल गया आपको। तो आपको इन दोनों को पॉइंट्स को ही जोड़ के ये वाला कर्व बना देना है, अपने आप ही सेविंग कर्व वहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप एडी और एएस कर्व से एस और आई का कर्व भी निकाल सकते हैं। लिखना क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व दिखाए हैं, तो यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको कर्व बनाना बहुत अच्छे से आ गए स्टूडेंट्स। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में भी लिखने हैं, ठीक है? जब आप कर्व बनाएंगे तो एग्जाम में साथ में लिख दीजिएगा, कोई नए पॉइंट नहीं है, उसी में से निकालने हैं। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज ऑटोनॉमस, हमको पता है इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, चेंज नहीं होती है। सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड्स शोइंग दैट एज इनकम राइजेस सेविंग ऑल्सो राइजेस। तो जो सेविंग कर्व है स्टूडेंट्स, वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब सेविंग कर्व जो है वो इनकम के हिसाब से बढ़ता है, तो जितनी इनकम आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ही सेविंग बढ़ती जाएगी, और ये
एक तरीके का फैक्ट है जो हमने एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। चलिए, इक्विलिब्रियम एट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओ वाई इज द लेवल ऑफ आउटपुट एट द इक्विलिब्रियम। तो ओ वाई जो है वो आउटपुट का लेवल है इक्विलिब्रियम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ओ वाई है इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और वही पॉइंट है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। देखिए लिखा है इफ़ देयर इज एनी डेविएशन that is saving is greater than 1 or saving is greater than investment और saving is less than investment, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है then process of readjustment starts। तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहाँ पे कंपनीज को पता लग जाता है कि आपको उन लोगों को कितनी सेविंग करनी है, बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट या कम करनी है। ठीक है, क्योंकि लोगों के हिसाब से ही चलता है। मैंने आपको बताया डिमांड पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन सप्लाई पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट विच ब्रिंग्स द इकोनॉमी बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो जिसकी वजह से S इज इक्वल टू आई दोबारा हो जाएगा और ये बार बार होता रहेगा, जिसकी वजह से इसी लेवल को बोला जाता है इक्विलिब्रियम लेवल। तो स्टूडेंट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो इतना ही है। इसके बाद बस दो केसेस करने हैं कि अगर सेविंग ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, या सेविंग कम होती है तो उसमें फर्म्स जो हैं वो क्या करती है, जो कि ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन।